इसकी स्टार्टिंग 5 बिलियन ईयर पहले हुई थी और तभी हमारे सन के आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रोटेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होते गया वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से वो सारे मटेरियल एक दूसरे के साथ जुड़कर टाइनी रॉक्स बन गए और मिलियंस ईयर के बाद वो सारे रॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारी अर्थ बनाते हैं। लेकिन 4.5 मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ हमारा घर जैसा बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। उसका टेम्परेचर 1200 सेल्सियस से भी ज्यादा था। उसकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा था और ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा हॉट और पॉइजनस प्लेस थी। वहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं थी, वहाँ पे ओनली लावा का ओशन ही था। और तभी एक न्यू प्लेनेट थिया अर्थ के बिल्कुल पास आ गया। वो मार्स की साइज का था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था और वो थिया अर्थ के साथ टकरा गया और हमारे अर्थ की सरफेस डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन 1000 साल में ग्रेविटी ने फिर से मैजिक किया। रेड हॉट डस्ट एंड रॉक्स हमारे अर्थ के आसपास रिंग बनाने लगे और धीरे धीरे वो सारे मटेरियल एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और हमारे मून का बर्थ हुआ। जब मून का बर्थ हुआ तब वो हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब था और वो अर्थ से केवल 22,000 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन आज मून हमारी अर्थ से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब थोड़े मिलियन ईयर के बाद अर्थ पर उल्काओं की वर्षा हुई और उस उल्काओं में सोल्ट का लेवल बहुत ही ज्यादा था और पानी की कुछ कुछ बूंदे भी थी, लेकिन उसमें पानी का लेवल बहुत ही कम था। लेकिन बहुत सारे उल्का की वर्षा हुई थी, लेकिन उसके पानी की वजह से अर्थ की सरफेस 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंड पड़ गई और इतना टेम्परेचर अर्थ की सरफेस बनाने के लिए काफी है। लेकिन हमारी अर्थ का गर्भ भाग अभी तक बहुत ही ज्यादा गर्म था और उसमें लावा ही था। लेकिन 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ बहुत ही ज्यादा रैपिड रोटेशन कर रही थी और इसके इसी रैपिड रोटेशन की वजह से एक बहुत बड़ा तूफान आया और तभी मून अर्थ के बिल्कुल करीब था और उसकी ग्रेविटी की वजह से तूफान बहुत बड़ा बन गया। लेकिन मून अर्थ से धीरे धीरे दूर होने लगा और वो तूफान भी शांत होने लगा और यही रियल अर्थ बनने की स्टार्टिंग है जिसे हम अपना घर कहते हैं। लेकिन हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी तक टॉक्सिक यानी कि जहरी ही था और उसका टेम्परेचर भी हाई था और तभी अचानक उल्काओं की बारिश हुई। लेकिन इस बार उल्काओं अपने साथ कुछ डिफरेंट मटेरियल ले आए थे। जैसे जैसे उल्का डिस्ट्रॉय होते गए वैसे वैसे वो समुद्र की सपाटी पर कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड रिलीज करते गए। वो उल्काओं के मिनरल और केमिकल की वजह से पूरा सी वाटर केमिकल सूप जैसा बन गया और उस केमिकल की वजह से ही वाटर के भीतर लाइफ बननी स्टार्ट हुई। अब वाटर के भीतर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया थे। वही पृथ्वी पर के सबसे पहले जीव थे। लेकिन 100 मिलियन ईयर तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। वहाँ पे ओनली सिंगल सेल बैक्टीरिया ही थे। लेकिन कुछ मिलियन ईयर के बाद पानी की शैलो सरफेस पर कुछ छोटे छोटे माउंटेन बन गए और वो माउंटेन लिविंग बैक्टीरिया के थे और उसको स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। और वो बैक्टीरिया सनलाइट की हेल्प से फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी प्रोसेस की वजह से CO2 और वाटर ग्लूकोज में ट्रांसलेट हो जाते हैं और वहीं से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। अब सारे समुद्र में ये स्ट्रोमेटोलाइट धीरे धीरे ऑक्सीजन को फिल कर देते हैं। अब ऑक्सीजन पानी में से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता है और 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन का लेवल रोज रोज धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और अब धीरे धीरे अर्थ की रोटेशन स्पीड भी स्लो हो जाती है, यानी कि अब दिन का टाइम लॉन्ग हो जाता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अर्थ के जन्म के 3 बिलियन ईयर के बाद भी वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कोई डायनासोर्स नहीं है, कोई ह्यूमंस नहीं है। अब 3 बिलियन साल के बाद उसमें कुछ रीअरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि समुद्र के भीतर पृथ्वी का क्रस्ट टूटकर एक विशाल प्लेट बनती है और वो सन की सरफेस से भी ज्यादा गर्म होती है और उसकी वजह से उसके रॉक में मूवमेंट होता है और उसी मूवमेंट की वजह से सारी प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाती है
और एक विशाल प्लेट जिसको रोडिनिया कहते हैं वो अस्तित्व में आती है। अब 750 मिलियन ईयर के बाद उस विशाल क्रस्ट का टुकड़ा हो जाता है और उसमें से 2 टुकड़ाओं का निर्माण होता है। वो प्लेट्स बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और उसकी वजह से वोल्केनो की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस वोल्केनो की एक्टिविटी से CO2 एटमॉस्फेयर में आता है और वो CO2 पानी के साथ मिलकर एसिड रेन को बुलाता है। अब पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा जमीन थी, इसलिए एसिड रेन पृथ्वी की जमीन पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हजारों सालों बाद पृथ्वी का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी पर 3 बिलियन साल पहले एक ऐसा समय था जो बहुत ही लंबा और बहुत ही ठंडा था। आइस अनस्टॉपेबल थी और इस प्लेट के साथ एक दूसरी प्लेट भी थी और ये दोनों प्लेट अपने पोल से दूर होकर एक दूसरे के साथ विषुववृत्त पर मिल गई। इसकी आइस शीट 3 किलोमीटर थिक थी और ये दोनों प्लेट ने मिलकर एक विशाल प्लेट का निर्माण किया। पहले हमारी अर्थ गर्म लावा का गोला थी, अब ये ठंडा बर्फ का गोला बन गई। पृथ्वी की सरफेस तो अब ठंडी थी, लेकिन उसका गर्भ भाग सूर्य की सरफेस से भी ज्यादा गर्म था और उस गर्मी की वजह से ज्वालामुखी ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हीट और पावर का आइस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ज्वालामुखी की वजह से फिर से CO2 एटमॉस्फेयर में आया, लेकिन जमीन ने पहले से ही CO2 को भारी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए इस बार CO2 जमीन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ बल्कि वो एटमॉस्फेयर में फिल हुआ। अब 15 मिलियन सालों के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगा और आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई, लेकिन सूर्य के UV रेज आइस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन से भरपूर होता है। अब जैसे जैसे आइस पिघलती है तो उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है और उसमें से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब समुद्र तो ऑलरेडी ऑक्सीजन से रिच है। अब धीरे धीरे प्रिमिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से हर जगह प्लांट्स बनने लगे हैं। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेल का जनरेशन स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के साथ साथ हड्डी वाले एनिमल्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब समुद्र की लाइफ में माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े प्राणी भी बन चुके हैं, लेकिन हमने जो भी कॉम्प्लेक्स लाइफ समुद्र में देखी वो भूमि पर नहीं जी सकते। अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर अर्थ का एटमॉस्फेयर कहलाता है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नया बनने वाला था। जब ऑक्सीजन सूर्य के रेडिएशन के साथ मिलता है तब ऑक्सीजन एक दूसरे गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको ओजोन कहते हैं और ये ओजोन अर्थ की चारों ओर एक ब्लैंकेट बना देता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं और ये ओजोन लेयर हार्मफुल UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब धीरे धीरे ओजोन लेयर थिक बनने लगता है और इसी ओजोन लेयर की वजह से बहुत सारे हार्मफुल UV रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते और ये ओजोन लेयर के बिना पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं है और उसकी वजह से ही पृथ्वी की भूमि पर सबसे पहला प्लांट स्मॉल मोज़िलम्स अस्तित्व में आया और वो भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। थोड़े मिलियन ईयर के बाद पानी के भीतर कुछ ऐसा जीव अस्तित्व में आया जो कि स्विमिंग करता था, मूव करता था, जिसे टिक्टालिक कहते हैं और उसकी नेक की वजह से वो पानी के ऊपर भी आ सकता था और वो पानी के बाहर भी लंबे समय तक जिंदा रह सकता था और 300 मिलियन ईयर में उसने जमीन पर ही अपना घर बना लिया। अब धीरे धीरे मैमल्स, बर्ड्स अस्तित्व में आए। जहाँ देखो वहाँ शैवाल और वनस्पति ही थी, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई ह्यूमंस नहीं था। वहाँ पे फिश, बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाई थे और वो ड्रैगन फ्लाई ईगल के साइज के थे जिसको जायंट मेगान्यूला कहते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मिलीपीड और स्पाइडर भी थे। वहाँ पे लिजर्ड जैसे जीव भी थे, वो लिजर्ड जो बड़े बड़े जायंट जैसे थे और वो प्लांट ईटर है। लेकिन अब कुछ होने वाला है। अर्थ की सरफेस गर्म होने लगी है। ये तो लावा है, लेकिन ये कोई सिंगल वोल्केनो नहीं है। लेकिन दूसरी प्लेट पर तो कुछ ऐसा है जैसे कुछ बना ही नहीं हो। वहाँ पे राख उड़कर आ रही है और ये राख जला भी सकती है और मार भी सकती है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है और बारिश की वजह से गैस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके ऊपर गिरता है उसको जला देता है। अब भूमि पर लाइफ की कोई संभावना नहीं है, लेकिन समुद्र के भीतर समुद्र के पानी का कलर धीरे धीरे पिंक हो जाता है
पिंक शैवाल के अलावा समुद्र में भी कुछ नहीं बचता। 95% लाइफ जा चुकी है। मुट्ठी भर जीव ही जिंदा रह चुके हैं और ये जीव वो है जो अंडरग्राउंड में रह रहे हो। अब 200 मिलियन साल के बाद इतने बड़े ट्रॉमा के बाद भी हमारा प्लेनेट फिर से हील होने लगा है। टेम्परेचर धीरे धीरे सेट होने लगा है और एसिड रेन भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। वनस्पति भी फिर से ग्रो होने लगी है। अब ऐसी लाइफ अस्तित्व में आएगी जो पहले कभी भी अर्थ पर अस्तित्व में नहीं आई हो, और वो है डायनासोर्स। और इस डायनासोर की वजह से हमारी अर्थ फिर से पॉपुलेटेड हो जाती है। 190 सालों के बाद सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया ब्रेक होने लगता है और एक विशाल लैंड टूट जाती है। इन दोनों के बीच एक ऊंडी फाट क्रिएट होती है और उसमें पानी फिल हो जाता है और एक नया समुद्र अस्तित्व में आता है। लेकिन इस समुद्र की सारी फिश मर जाती है। डेड फिश और समुद्र के सारे मरे हुए जीव से समुद्र के फ्लोर में कारपेट बन जाता है और 10 मिलियन सालों के बाद वो डेड जीव समुद्र में दफन हो जाते हैं और उसको हीट मिलती है और वो फिश और अन्य मरे हुए जीवों का ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। 180 मिलियन सालों के बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट फिर से मूव होती है और वो यूरोप और एशियन प्लेट से दूर होने लगती है और इन दोनों के बीच वाटर फिल होने लगता है और एक विशाल समुद्र अस्तित्व में आता है, द एटलांटिक ओशन। अब धीरे धीरे एटलांटिक ओशन में भी लाइफ आने लगी है। अब एक स्पेस रॉक कि जो बहुत ही बड़ा था और ये उल्का माउंट एवरेस्ट से 10 किलोमीटर बड़ा था। वो 70,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अर्थ की ओर आ रहा था और ये एस्ट्रॉइड ऐसा था जो सब कुछ तबाह कर दे और उसकी अर्थ पर टक्कर के कारण मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन जितनी एनर्जी रिलीज हुई। उसकी अर्थ पर टक्कर हुई उसके 1 मिनट में ही वो हजारों किलोमीटर को तबाह कर चुका था और उसकी वजह से गर्म पत्थरों की बारिश हुई, भूकंप आया, सुनामी आई, सारी वनस्पति एक ही पल में जल गई। और इस घटना के 1 महीने बाद भी स्मोक और राख हवा में दिखाई देती थी और इस हमले में किसी को बचना बहुत ही हार्ड है। और इसी एस्ट्रॉइड की वजह से सारे डायनासोर्स का नाश हो गया। लेकिन डायनासोर के अंत के बाद दूसरे जीवों को जीने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैमल्स कि जो अंडरग्राउंड में रहते थे वो हीट एंड फायर से बच गए थे। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी फिनिश होती है तो दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। डायनासोर्स की मृत्यु के बाद सारा प्लेनेट शांत हो गया और अब ये मैमल्स के रहने के लिए परफेक्ट प्लेस थी। 40 मिलियन ईयर पहले उसका एटमॉस्फेयर आज जैसा ही था। उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन का समय 24 आवर का ही था। अब हमारी इंडियन प्लेट एशिया की ओर मूव होने लगी और हमारी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के साथ टकराई और इसी टकराव की वजह से उसकी टकराव की जगह 8000 मीटर हाइट पर चली गई और उसी से निर्माण हुआ हमारे हिमालय का और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ। और शिखर की टोच का बर्फ जैसे ही पिघलने लगा तो उसमें से गंगा जैसी रिवर अस्तित्व में आई और हिमालय से निकली हुई सारी नदियां आज दुनिया की हाफ पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड करती है। अब 20 मिलियन ईयर पहले अर्थ पर ह्यूमंस के अलावा सब कुछ था। अब अफ्रीका के पूर्व सी शोर के माउंटेन पर एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ पर रहता है, लेकिन वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज होता रहता है। अब अफ्रीका धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अब गर्मी की वजह से पेड़ सूख जाते हैं और उसको खाने को नहीं मिलता। अब उसको जिंदा रहने के लिए अपनी प्लेस चेंज करनी होगी, उसको 2 पैरों पर चलना पड़ेगा और ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है फॉर ह्यूमन स्टोरी। अब 70,000 साल पहले एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है और सी लेवल कम होने लगता है। अब अफ्रीका और अरेबिया के बीच वाला गैप कम होने लगता है और वहाँ का एक स्मॉल ह्यूमन ग्रुप अफ्रीका के पार चला जाता है और ये ह्यूमन स्पीसीज को हम होमो सेपियंस कहते हैं। और समय के साथ साथ वो लोग मल्टीपल होते गए और इंडिया, एशिया और वहाँ से यूरोप में फैल गए। 40,000 साल पहले यूरोप बहुत ही कोल्ड पड़ गया और उसकी रिवर भी जम गई और वो जगह अर्थ के आइस एज में पहुंच गई। बहुत सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, सी का लेवल कम होते गया और सिबेरिया और अलास्का के बीच के समुद्र में से जमीन बाहर आई
और वहाँ पे एक ब्रिज बन गया। अब ह्यूमंस एशिया से एक न्यू वर्ल्ड अमेरिका तक पहुँच गए और ये ह्यूमंस का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। 4.5 बिलियन ईयर की जर्नी के बाद हमें हमारी अर्थ, हमारा घर मिला है। ये अपनी दुनिया है, हमारी धरती माँ, हमारी पृथ्वी हमारा घर है। इसको प्रदूषित मत कीजिए, वरना कोई ना कोई आपत्ति आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।